क्या हिंदू आपके नहीं है? मुलायम सिंह से मीडिया ने पूछा क्या क्या हिंदू आपके हिंदू नहीं? आपके नहीं है? ये सनातनी आपके नहीं है? जी। तो उनका जवाब था, जहां तक मैंने पेपर में भी पढ़ा था, कि अगर हम गोली कांड न करवाते तो मुसलमान हमसे नाराज हो जाते। अगर हम गोली कांड न करवाते तो मुसलमान हमसे नाराज हो जाते। आज हमारी राजनीति खत्म हो गई। मतलब उनका कहने का मतलब यह है कि उनकी जो राजनीति है वो सिर्फ एक धर्म से चल रही एक थी, धर्म से। वो वो मुसलमान। सनातन विरोधी है। अखिलेश यादव मुलायम सिंह सनातन विरोधी। जिनको सनातन विरोधी ना होते जी। तो गोली क्यों चलवाते? उन्होंने बयान दिया कि मुसलमान खुश कैसे होते, हाँ, खुश सिर्फ एक धर्म को खुश करने के लिए वो उन्होंने। सनातन के ऊपर गोली चलवाते। लेकिन उसमें तो कास्ट सारे थे, उसमें कार सेवक में यादव भी रहे होंगे, हर प्रकार के कास्ट रहे होंगे। टोटल तो सनातन विरोधी हो गए, हिंदू विरोधी है वो, पूरी तरह हिंदू विरोधी आप पूरी उनको तरह से कह रहे हिंदू हैं। विरोधी है वो। उस समय की घटना को आप थोड़ा सा विस्तार से बता सकते हैं? क्या क्या चीजें चल रही थी, कैसे कैसे, क्या क्या दिक्कतें आ रही थी और क्या क्या चीजें हो रही थी उस समय में? उस वक्त दिक्कतें तो सबसे बड़ी यही थी कि कार सेवक कहाँ कहाँ से आए थे, अपने परिवार को छोड़ के। कोई कहाँ से आया, कहाँ से गया, कैसे मारा, कैसे इन्होंने क्या किया, पता नहीं कितने घर बर्बाद हो गए। और इससे बड़ी दिक्कत क्या हो सकती है? किसी का बाप छीन गया, किसी की मांग का सिंदूर छीन गया, और ये खाली मुसलमानों को खुश करने के लिए इन्होंने गोली कांड करवा दिया। इससे बड़ी दिक्कत क्या हो सकती है? बहुत शर्मनाक कहानी है। मतलब ये तो कानून, नियम कानून का कोई मतलब नहीं रह गया कोई था उस मतलब समय कि क्या कानून होना चाहिए, क्या नियम होना चाहिए। कुछ नहीं, इन्होंने सब ताक पे रख दिया। एक तानाशाही वाला तरीका अपनाया गया। बिल्कुल कि हम सरकार में है तो हम चाहते हैं, हम बोल रहे हैं गोली चला दो, बिल्कुल तो मतलब चला दो। एक तरह से तानाशाही की बिल्कुल गई। तानाशाही किया है। जब राम मंदिर का फैसला आया तो उसके बाद राम मंदिर बनना शुरू हुआ, बहुत सारे लोग, और राम मंदिर का फैसला जो कि मीर बाकी ने 1528 में राम मंदिर को तोड़ा था, और उसके बाद बाबरी मस्जिद बनाया गया था। लेकिन उसके बाद जब राम मंदिर का फैसला आता है, तब भी बहुत सारे हिंदुओं को भी परेशानी हो जाती है कि राम मंदिर की जगह वो स्कूल क्यों नहीं बनाया गया, अस्पताल क्यों नहीं बनाया गया। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, जो लोग राम मंदिर जो पहले से था, हजारों वर्षों से था, उस राम मंदिर को किसी आतताई ने तोड़ दिया और उस पर मस्जिद बना दिया। लेकिन उस पर जब कोर्ट का एक सच फैसला आया जिसकी वजह से इतने कार सेवकों ने जान गंवाई, फिर भी हमारे कुछ ऐसे हिंदू भी हैं जो ऐसा कहते हैं कि राम मंदिर की जगह स्कूल बना देते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, हॉस्पिटल बना देते हैं। तो क्या हॉस्पिटल और स्कूल के लिए जगह नहीं बची है राम मंदिर? इन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो लोग ऐसा क्यों कहे उसका भी रीजन है। जी। एक स्वामी प्रसाद मौर्य एक नेता हुआ करते, जी। उनके बहलाए फुसलाए में कुछ हिंदू जी। आ गए थे, जो कि उनको स्वयं नहीं पता था कि हम क्या बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आयुष उपाध्याय और स्वागत करता हूं आज हमारे शो स्माइल विद आयुष में एक बहुत ही महान हस्ती उदय पांडे जी का। आज सुनेंगे उदय पांडे जी के मुंह ज़बानी उनका राजनीतिक सफर और राजनीति में किए गए संघर्ष और देश के लिए किए गए संघर्ष की कहानी को। बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर आपका हमारे शो स्माइल विद आयुष में। धन्यवाद सर, सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा कि आपका राजनीतिक सफर कहां से आपने शुरू किया? मैं गोंडा से बिलोंग करता हूं और मैं लखनऊ आया था एलएलबी करने। जी। तो यहाँ जब मैं लखनऊ में एडमिशन लिया तो स्वाभाविक है, कुछ यहाँ के राजनीतिक व्यक्ति, लखनऊ यूनिवर्सिटी में राजनीति होती है, धीरे धीरे संपर्क हुआ। छात्र नेता वाली राजनीति जो होती है, राजनीति होती है, उससे संपर्क किया गया और एक दूसरे से अच्छा संपर्क हुआ, फिर माहौल बना। फिर लोगों ने कहा कि समाज सेवा में थोड़ा आपका ध्यान जा रहा है, तो आप भी हमारे साथ आइए। तो फिर ये हुआ कि मैं ऐसे राष्ट्रीय लोकदल में चला गया और राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ले लिया। और सदस्यता लेने के बाद समथिंग 6 महीने में एज ए सदस्य वहां पे काम किया। 6 महीने आपने राष्ट्रीय लोकदल में सदस्यता लेके काम किया एज ए सदस्य बन के। तब अपने राजनीति को समझने की कोशिश किया मैंने। और उसके बाद फिर वहीं पे माननीय प्रताप चौधरी युवा राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष थे। मेरे काम को देखते हुए उन्होंने मुझे राजनीति में एक छोटी सी गिफ्ट दिया, प्रदेश सचिव
मनोनीत किया। राष्ट्रीय लोकदल में ही आपको प्रदेश सचिव बनाया गया। हाँ, प्रदेश सचिव मनोनीत किया। जी। उसके बाद मैं प्रदेश दायित्व दिया, मैंने अच्छा काम किया, लोगों की सेवा किया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे प्रदेश महासचिव बनाया, युवा का मैं प्रदेश महासचिव बना। उसके बाद धीरे धीरे मैं समथिंग 3 साल तक जी। मैं राष्ट्रीय लोकदल की सेवा किया। 3 साल आपका राजनीतिक सफर जो है राष्ट्रीय लोकदल से शुरू हुआ और 3 साल तक आप राष्ट्रीय लोकदल की सेवा की। तो आपने पार्टी क्यों छोड़ी? पार्टी छोड़ने का रीजन ये हुआ कि जैसे हमारे पूरब में मैं कोशिश करता था कि हमारे लिए चौधरी साहब पूरब के लिए कुछ करें, जी। तो वो पूरब के लिए ध्यान नहीं दे रहे थे। जी। हमेशा उनकी पार्टी पश्चिम में ध्यान देती थी और हम लोग ठहरे पूरब वाले। जी। तो जब पूरब में उनकी पार्टी ध्यान नहीं देगी तो मेरे सामने समस्या आई। लोगों के विकास की बात मैं करता था, मैं किसी के काम के लिए जाता था तो जैसे वो पूरब का देखें तो इग्नोर कर दें। अच्छा। तो ये हो कि पश्चिम का काम है तो ठीक है, पूरब में हमारा क्या लेना देना है। वहां के प्रदेश अध्यक्ष वो यही बता दे कि पूरब में कौन किससे कहने जाए। जी। इस चीज को देखते हुए फिर मैं एक हमारे जिले के जिला अध्यक्ष थे रमाकांत तिवारी जी, जी। उनसे मेरा संपर्क हुआ। राजकुमार पाड़ा जी उसके पहले जिला अध्यक्ष थे तो उनसे भी मेरा संपर्क था। तो होते करते उन्होंने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, आप बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं, पार्टी में आइए। तो फिर हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। किस साल में आपने भारतीय जनता पार्टी 2000 सन 2000 में हाँ। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने? भारतीय जनता पार्टी जब आपने ज्वाइन किया तो आपको पहले क्या पद मिला, किस पद पे मनोनीत किया गया? मैं भारतीय जनता पार्टी जब ज्वाइन किया हूँ उसके बाद मुझे 2000 में समथिंग ज्वाइन किया हूँ। उसके बाद मुझे किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष बनाया। किसान मोर्चा का आपको जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। बना दिया गोंडा का। उसके बाद मैं जिले में कार्यरत था, काम करता रहा, जिले में लोगों की सेवा करता रहा। उसके बाद आज तक मैं बीजेपी में रहा। मैं 2012 में भी प्रयास किया टिकट के लिए, 2017 में भी मैंने प्रयास किया टिकट के लिए, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया, केंद्रीय नेतृत्व ने नहीं दिया इसलिए। लेकिन मैं आज भी पार्टी में बराबर बना हूँ। मतलब आप टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन पार्टी आपको टिकट नहीं दे रही है। नहीं, अभी आप पार्टी में किस पद पे मनोनीत हैं? एज ए सक्रिय सदस्य। सक्रिय सदस्य हैं आप, लेकिन पार्टी आपको टिकट अभी नहीं दे रही है। तो आपको कभी ऐसा नहीं लग रहा है कि पार्टी मुझे टिकट नहीं दे रही है तो मुझे दूसरी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए जहां टिकट मिले? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ही आपको रहना है? हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा बने हैं और बने रहेंगे, इसलिए कि पर डे दल बदलना उचित नहीं होता है। अब आप मान लीजिए जैसे बच्चे हैं, घर से गलती करते हैं, बाप डांटते हैं तो क्या घर थोड़े नहीं छोड़ देते हैं। क्या बात है। तो उसी प्रकार से वो पार्टी है हमारी। हम लोगों ने तब से खून से सींचा है और आज हम छोड़ दें तो ये भी अच्छा नहीं तो है। पार्टी एक परिवार की तरह है, पार्टी एक परिवार की तरह से है टिकट और मिलना ना मिलना पार्टी के ऊपर कोई है। मतलब नहीं, वो केंद्रीय नेतृत्व जो कहेगा वो हम लोग करते हैं। आपने देखा होगा कि एक समय ऐसा था जब कार सेवक स्ट्रगल कर रहे थे राम मंदिर के लिए। उस समय हमने अमरजीत मिश्रा जी का भी पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने बताया था कि उनके हाथ में ही गोली लगी थी, वो खुद कार सेवक रहे थे। बहुत सारे कार सेवकों के ऊपर गोलियां बरसाई गई, बहुत अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। 2000 कार सेवक मारे गए थे, 2000 कार सेवक मारे गए कम से कम। और इंटरनेट पे खैर सारी खबरें हैं इस टाइम पे। तो कम से कम 2000 पता नहीं कितनी लाशें उठा के प्रशासन ने फेंक दिया जो सो नहीं किया। इस तरीके से गोलीकांड हुआ। जो दिखाया गया वो तो 2000 की संख्या थी, लेकिन कितने लोग मारे गए, कितने कार सेवक मारे गए, कोई कंफर्म नहीं हुआ, उसका कोई शो नहीं किया गया। उस समय आप जो है एक्टिव थे और उस समय की घटना को, जो चीजें चल रही थी आपके सामने, क्योंकि आपके भी आंखों देखी कहानी बिल्कुल, उसको आप थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं ताकि आज के युवा जाने कि राम मंदिर के पीछे का असल संघर्ष क्या है? अब राम मंदिर का असल, और मुलायम सिंह साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे जी, और मैंने सुना जब मुलायम सिंह ने आदेश दिया
तो जब कार सेवक के ऊपर गोली चली और सारी चीजें खत्म हुई तो मीडिया वाले जाके उनसे पूछे जी। कि क्या हिंदू आपके नहीं है? मुलायम सिंह से मीडिया ने पूछा क्या क्या हिंदू आपके नहीं हिंदू हैं? आपके नहीं है? जी। ये सनातनी आपके नहीं है? जी। तो उनका जवाब था, जहां तक मैंने पेपर में भी पढ़ा था, कि अगर हम गोली कांड न करवाते तो मुसलमान हमसे नाराज हो जाते, आज हमारी राजनीति खत्म हो जाती। मतलब उनका कहने का मतलब यह है कि उनकी जो राजनीति है वो सिर्फ एक धर्म से चल रही एक थी, धर्म से, वो वो मुसलमान। सनातन विरोधी हैं। अखिलेश यादव मुलायम सिंह सनातन विरोधी हैं। बिल्कुल सनातन विरोधी ना होते जी। तो गोली क्यों चलवाते? उन्होंने बयान दिया कि मुसलमान खुश कैसे होते, हाँ, खुश सिर्फ एक धर्म को खुश करने के लिए वो उन्होंने, सनातन के ऊपर गोली चलवा दिया। लेकिन उसमें तो कास्ट सारे थे, उसमें कार सेवक में यादव भी रहे होंगे, हर प्रकार के कास्ट रहे होंगे, टोटल तो सनातन विरोधी हो गए, हिंदू विरोधी हैं वो, पूरे तरह हिंदू विरोधी पूरी आप तरह उनको से कह रहे हिंदू हैं। विरोधी है वो। उस समय की घटना को आप थोड़ा सा विस्तार से बता सकते हैं, क्या क्या चीजें चल रही थी, कैसे कैसे क्या क्या दिक्कतें आ रही थी और क्या क्या चीजें हो रही थी उस समय में? उस वक्त दिक्कतें तो सबसे बड़ी यही थी कि कार सेवक कहाँ कहाँ से आए थे, अपने परिवार को छोड़ के, कोई कहाँ से आया, कहाँ से गया, कैसे मरा, कैसे इन्होंने क्या किया, पता नहीं कितने घर बर्बाद हो गए। और इससे बड़ी दिक्कत क्या हो सकती है? किसी का बाप छीन गया, किसी की मांग का सिंदूर छीन गया, और ये खाली मुसलमानों को खुश करने के लिए इन्होंने गोली कांड करवा दिया। इससे बड़ी दिक्कत क्या हो सकती है? ये बहुत शर्मनाक कहानी है। मतलब ये तो कानून, नियम कानून का कोई मतलब नहीं रह गया कोई था उस मतलब समय नहीं। कि क्या कानून होना चाहिए, क्या नियम होना चाहिए। कुछ नहीं, इन्होंने सब ताक पे रख दिया। एक तानाशाही वाला तरीका अपनाया गया बिल्कुल कि हम सरकार में हैं तो हम चाहते हैं, हम बोल रहे हैं गोली चला दो, बिल्कुल तो मतलब चला दो। एक तरह से तानाशाही की बिल्कुल गई। तानाशाही किया इन्होंने। जब राम मंदिर का फैसला आया तो उसके बाद राम मंदिर बनना शुरू हुआ, बहुत सारे लोग, और राम मंदिर का फैसला जो कि मीर बाकी ने 1528 में राम मंदिर को तोड़ा था और उसके बाद बाबरी मस्जिद बनाया गया था। लेकिन उसके बाद जब राम मंदिर का फैसला आता है तब भी बहुत सारे हिंदुओं को भी परेशानी हो जाती है कि राम मंदिर की जगह वो स्कूल क्यों नहीं बनाया गया, अस्पताल क्यों नहीं बनाया गया। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग राम मंदिर जो पहले से था, हजारों वर्षों से था, उस राम मंदिर को किसी आतताई ने तोड़ दिया और उस पे मस्जिद बना दिया, लेकिन उस पे जब कोर्ट का एक सच फैसला आया जिसकी वजह से इतने कार सेवकों ने जान गंवाई, फिर भी हमारे कुछ ऐसे हिंदू भी हैं जो ऐसा कहते हैं कि राम मंदिर की जगह स्कूल बना देते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, हॉस्पिटल बना देते हैं। तो क्या हॉस्पिटल और स्कूल के लिए जगह नहीं बची है राम मंदिर? इन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो लोग ऐसा क्यों कहे उसका भी रीजन है। जी। एक स्वामी प्रसाद मौर्य एक नेता हुआ करते हैं, जी। उनके बहलाए फुसलाए में कुछ हिंदू जी। आ गए थे जो कि उनको स्वयं नहीं पता था कि हम क्या बोल रहे हैं। बहलाए फुसलाए में आ गए जो उनके खास थे, उन्हीं को इतराज हुआ इस चीज से, और किसी सनातन को नहीं हुआ। बाद में सब पश्चाताप किए। उनको लगता था कि राम जन्मभूमि का कोर्ट ने आदेश कर दिया है, बनेगी नहीं, भारतीय जनता पार्टी इसको बनाएगी नहीं, केवल चुनावी मुद्दा बना ली है। लेकिन जब मंदिर बन गया तो सारे सनातनियों की आंखें खुल गई। आज का कंडीशन, वहां दर्शन करने जाइए तो 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, और जो ये कॉलेज और स्कूल की बात कर रहे थे वही सबसे पहले दर्शन करने जा रहे हैं। सबसे पहले वही लोग दर्शन करने जा रहे हैं। और दूसरी चीज, कोर्ट ने तो ये भी फैसला दिया था कि हम मस्जिद के लिए जगह भी दे रहे हैं, दिया, और दिया गया भी। दिया। क्या अब उनके पास फंड नहीं है, वो बना नहीं पा रहे हैं, ये सरकार की गलती नहीं है ना। जितनी जगह कोर्ट ने कहा उतनी जगह अलॉट कर दिया गया उनको। जितनी जगह हमारे सनातन के पास पैसा था, सरकार ने तो कोई पैसा नहीं दिया ना राम जन्मभूमि बनने के लिए। नहीं, सरकार ने कोई पैसा नहीं एक रुपए नहीं दिया ना, नहीं, हमारे हिंदू भाइयों ने दिया, सब हिंदू भाइयों ने दिया। मंदिर बनवाया, जी। निर्माण हुआ, आज वहां भगवान राम की पूजा और होती है। मंदिर के लिए बहुत फंड इकट्ठा हुआ, बहुत, करीब 900 करोड़ का करीब ऐसे फंड तो इकट्ठा हुआ था स्वाभाविक मंदिर है, के लिए। 900 करोड़ क्या वहां लग भी रहा है पैसा, आज भी निर्माण चल रहा है। जी, मंदिर के लिए तो पूरा मतलब हिंदू सनातन समाज, पूरी सब संस्कृति लोगों ने ने दिया। वही तो मैंने अपना कहा अपना कि योगदान जैसे दिया। आपने कहा कि कुछ हिंदुओं को नाराजगी हुई, वो नाराजगी सिर्फ भ्रमित किया गया, उनको भ्रमित किया गया। उनको भ्रमित किया गया। जो भटके हुए
हिंदू हैं, मैं वैसे तो जाति की बात स्पेशली नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग इस चीज़ को नहीं समझना चाह रहे हैं कि राम मंदिर, अभी भी कुछ लोग कुछ ऐसे हिंदू हैं जो आज भी राम मंदिर के खिलाफ बोलते हैं। कई बार मैंने सुना है कि उनको तकलीफ होती है। तो उन है लोगों क्या? को आप कैसे मैसेज देना चाहेंगे? कैसे वो वो लोग लोग लाइन पे आए? करते क्या है, उनके दिमाग में क्या है? जैसे दुनिया में कुछ हर जाति में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, नास्तिक लोग होते हैं। नास्तिक लोग होते हैं, तो ऐसे हमारे हिंदू धर्म में कुछ लोग नास्तिक हैं, 1-2%। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मंदिर जाएंगे नहीं कभी और बुराई करेंगे मंदिर की और कहेंगे मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। जब तुम्हें भगवान में श्रद्धा नहीं है तो मिलेगा क्या? सत्य वचन। बहुत कुछ लोग ऐसा कहने लगे जब राम मंदिर का स्थापना हुआ, तो बहुत से लोग कहने लगे कि राम जी के साथ सीता जी की मूर्ति की स्थापना नहीं की गई। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत नहीं, सारे ऐसे लोग थे जो एक फर्जी की आलोचना कर रहे थे कि राम जी के साथ जो है। नहीं, राम जी के साथ सीता जी की स्थापना क्यों नहीं की गई, उसका रीजन है, जब वहां राम मंदिर था तो सीता जी तो थी नहीं वहां पे, जी, केवल राम जी थे ना वहां उस वक्त। तो सीता जी की कैसे स्थापना कर दें? जब राम मंदिर है, कोर्ट ने राम की मंदिर बनाने का आदेश दिया है, तो पार्टी संगठन कैसे उस चीज को विरोध करके कर दे? वो भी तो एक पॉइंट हो जाता ना उसके सामने। सुधांशु त्रिवेदी जी ने इस बात का एक जवाब दिया था कि 5 वर्ष के रामलला बैठाए गए हैं क्योंकि वो राम जन्मभूमि है। बिल्कुल स्वाभाविक है, तो राज्य भूमि नहीं, जन्मभूमि है। जन्मभूमि तो है। वहाँ सिर्फ राम की ही भाई मूर्ति कैसे होगी। हो सकती है? वही तो कोर्ट ने राम जन्मभूमि का आदेश दिया है, वहां सीता जी को, हनुमान जी को या किसी अदर को कैसे बैठा सकते हैं? उस पे भी तो अभी मुस्लिम भाई टिप्पणी करके कोर्ट जा सकते हैं ना, जी। उनको तो वहां आना चाहिए। आप रामलला के दर्शन किए? जी, अब तक आप कितनी बार अयोध्या जा चुके होंगे? कम से कम 6 बार, जब से मंदिर बनी। जब से मंदिर बना हाँ, कम से कम 6 बार। आगे भविष्य में आपकी क्या तैयारियां हैं? आप आगे आगे फिर पार्टी से टिकट की मांग करेंगे? हाँ, 2027 या 2029 जब भी चुनाव होगा, मैं तैयारी कर रहा हूँ। इस बार आपको अपनी पार्टी से क्या उम्मीद है, भारतीय जनता पार्टी से? अब वो केंद्रीय नेतृत्व जाने। जैसे होता है परिवार, हमारे परिवार का वो मुखिया है, जी। हम तो उसके एक मेंबर हैं। जो जैसा वो आदेश करेगा मुझे वैसा करना है। वक्फ बोर्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वक्फ बोर्ड के बारे में बहुत सारे बड़े बड़े लीडर लगे हैं, उसमें हम लोग क्या बोले उसके लिए? मैं आपके विचार लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि उसमें बड़े बड़े माननीय जगदम्बा पाल जी उसके वो हैं और बड़े बड़े लीडर लगे हैं, उसमें चल रहा है सारी चीजें। तो वो सब चीजें हम लोगों के स्तर की नहीं है। आप वैसे क्या चाहते हैं, क्या फैसला होना चाहिए वक्फ बोर्ड से जो रिलेटेड? सच्चाई हो उसका फैसला होना चाहिए। वक्फ बोर्ड वाले जहां देखो वहां कह रहे हैं ये हमारी है, जबरदस्ती। जबरदस्ती। कहीं भी चले जाओ तो पता लगता है ये वक्फ बोर्ड की है और पेपर किसी के पास नहीं है। कागज किसी के पास नहीं है, जमीन हमारी है। जमीन हमारी है। क्या बात है! तो ये प्रमाण मांगा गया है ना, कि जो आपकी जमीन है आप उसका तो आप प्रमाण प्रमाण दीजिए। दीजिए। कोई दे पा नहीं रहे हैं तो ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। जी। घर हमारा है ये, तो हमारे पास इसका डॉक्यूमेंट्स। अगर हमारा नहीं है तो डॉक्यूमेंट सब कहां से लाए? कह देने से घर थोड़ा नहीं हो जाए। उत्तर प्रदेश में विपक्ष के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी के बारे अब समाजवादी पार्टी का क्या कहना है? झूठ की पार्टी है। माननीय अखिलेश यादव जी 24 घंटे झूठ, 24 घंटे हिंदू विरोधी बात, ब्राह्मण विरोधी बात। केवल एक ही काम उनके पास बचा है, हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ आग उगलना, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ आग उगलना। करना कुछ नहीं है। अब मिल्कीपुर चुनाव था, पोपो डंडा लिए घूम रहे हैं, अवधेश प्रसाद जी रो रहे हैं चिल्ला चिल्ला। अरे चिल्ला के रोने से कुछ हो जाएगा? जनता ने जो फैसला लिया उस फैसले के आगे किसी की चलेगी? में? नहीं, वो तो जनता का फैसला है। अगर हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी है, अगर भारतीय जनता पार्टी गलत करना होता, या वो कहते हैं कभी कहेंगे मशीन से चुनाव जीतते हैं,
जब अपना जीत जाएंगे तो मशीन खराब नहीं होगी, पार्टी हमारी जीतेगी तो बताते हैं मशीन से ईवीएम खराब है, ईवीएम ईवीएम से खराब हो छेड़छाड़ गया, है। ईवीएम खराब है। अरे ईवीएम से अगर जीतते तो डिम्पल यादव सांसद ना होती, अखिलेश यादव विधायक ना होते, तब मशीन नहीं खराब रहती है। झूठ की पार्टी है। जैसे दिल्ली में केजरीवाल झूठ बोल के 10 साल काट लिए, झूठ खुल गया, पूरा झूठ बोल के। पूरा झूठ बोल के 10 साल काट लिए, जनता के दिमाग में आ गया, 10 साल काटे। अब की बार क्या हाल किया उनका, वही हाल इनका है। ये सपना देख रहे हैं 27 में, ये जो 140-41 सीट ये पा गए थे, थोड़ा सा वही माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के बहलाए में कुछ हिंदू चले गए थे। अब की बार इनकी 20 सीट नहीं आएगी उत्तर प्रदेश में, 20 सीट भी नहीं आएगी। 20 सीट नहीं आएगी। अब की बार ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं उस तरीके से हिंदू इनको इस तरीके से इग्नोर करेगा, जब इनके यादव इनको वोट देने के नहीं तैयार हैं। अब आप सोचिए, मिल्कीपुर में यादव इतने हैं, अगर वोट इनको दिए होते तो क्या इनका वोट न निकलता? कौन दे रहा है वोट इनको? सही बात है। उनको तो बहुत कॉन्फिडेंस था इस बार अब समाजवादी आप पार्टी सोचिए, को भगवान लेके। राम की जगह कोई लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? अवधेश प्रसाद जी सांसद हो गए, उनको भगवान राम का दर्जा देने लगे अखिलेश जी, सांसद जी को ये राम है वो, तभी वो जीत गए चुनाव। तो घमंड रावण का नहीं चला तो इनका क्या चलेगा? तो राम जी ने दिखा दिया, ये लो तुम राम बन रहे थे तो अब रो रहे हैं मीडिया के सामने। रोने से कुछ नहीं हुआ, काम करिए। बहुत सारे लोगों से सुना गया है कि जो समाजवादी पार्टी है क्राइम सपोर्टर है, 100%। बहुत सारे लोग कहते हैं। जैसे अभी हमने एक इंटरव्यू देखा था, एक डीजीपी साहब थे विक्रम सिंह जी, तो उन्होंने बताया था कि अतीक अहमद ने एक सिपाही अतीक अहमद के पास जाता है और वो कहता है कि आपको बुलाया गया है थाने पे, तो अतीक अहमद उसको मार के उसको लटका देते हैं। और जब पूरी पुलिस की बटालियन जाती है तो पूरी पुलिस की बटालियन को बंदी बना लेता है अतीक अहमद, और उस पे तत्कालीन मुख्यमंत्री फोन करके बोलते हैं कि अतीक भाई तुम्हें हमारी कसम छोड़ दो। ये डीजीपी साहब ने खुद बताया है, विक्रम सिंह जी ने पॉडकास्ट में। तो समाजवादी पार्टी में सारे अपराधी भरे हुए हैं, पूरी तरह क्राइम सपोर्टर पूरी है। तरीके से, अतीक हो, मुख्तार हो, जो भी हो। हमें उम्मीद है, 2022 का चुनाव हो रहा था, अब्बास अंसारी माइक से अपने विधानसभा में बोले थे कि अधिकारियों को कि 6 महीने के अंदर चुनाव जीते भी नहीं थे, बोरिया बिस्तर मान लीजिए, सरकार हमारी आ रही है, एक से बदला लेंगे। अब धमकी दे रहे हैं सरकार आ रही है तो, मतलब सपा की सरकार आ रही है तो अधिकारी जी नहीं सकते हैं, ये तो धमकी थी। तानाशाही पूरी तरह से हो पूरी गई। तरीके से समाजवादी पार्टी में पूरी तरीके से तानाशाही। हमारी सरकार है, चाहे वो भाजपा का नेता हो, चाहे वो सपा का नेता हो, अगर गलती करता है तो बुलडोजर चलता है। चाहे वो भाजपा का नेता हो चाहे सपा का नेता हो, कभी भी कोई पार्शियलिटी नहीं की कुछ जाती नहीं, है। बुलडोजर चलता है। आप जब तक कार्यकाल में रहें और जब से आपने अपना होश संभाला, जब से आप राजनीति में आए, पहले आप छात्र नेता भी रहे हैं, तो जब से आपने इस फील्ड में कदम रखा, उस समय से आपके नजर में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री क्राइम के मामले में कौन रहा है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो क्राइम रोक सकते हैं। आज इनकी डिमांड यहां नहीं है, पूरे भारतवर्ष में है। अभी दिल्ली मीडिया के सामने, अभी सरकार वहां गठन नहीं हुआ है, अभी मुख्यमंत्री घोषित नहीं हुआ है। अभी किसी ने कहा कि मुख्यमंत्री किसी को बनाओ मीडिया से, लेकिन हफ्ते में एक दिन योगी जी को यहां भेज दिया करो, अपराध खत्म हो जाएगा। क्या बात है। तो ऐसा मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में चाहिए, और पूरे देश में अगर योगी जी जहां गए वहां बीजेपी की सरकार बनती है।
क्या अगला प्रधानमंत्री आप योगी जी को देखना चाहते हैं कि इस किसी पे और को इस देखना पे हम चाहते हैं? टिप्पणी नहीं कर सकते। ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व का मामला है, हम लोग बहुत छोटे हैं, इन सब चीजों पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते। क्योंकि जैसा पब्लिक की डिमांड आ रही है, सोशल मीडिया पे जो राजनीति होती है, वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा मैसेज मिलता है कि बहुत सारे लोगों की चाहत जताते हैं लोग सोशल मीडिया पे। छोटे-छोटे बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे लोग हैं, जो अपनी चाहत जताते हैं कि एक ही सपना है कि योगी जी हमारे आँखों के सामने प्रधानमंत्री बन जाएँ। ये जनता की डिमांड है ना, ये जनता की डिमांड सोशल मीडिया पे जनता आ की रही है। डिमांड है। सोशल मीडिया में लोग मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, तो योगी जी काम ऐसा कर रहे हैं तो जनता उनको लाइक कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्या करेगा, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है हमारे यहाँ। हमारी पार्टी कोई छोटे से राज्य की पार्टी नहीं है कि अखिलेश यादव घर में बैठ के 5 परिवार मिलके तय कर दें। राष्ट्रीय पार्टी तो मतलब योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये टोटल जो है फैसला केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर ही, संघ निर्धारित करता है हमारे संगठन। क्योंकि जनता की तो डिमांड मैंने सोशल मीडिया पे बहुत देखी है और पर्सनली भी जब मैं किसी से मिलता हूँ तो ज्यादातर लोगों की यही मांग रहती है। लोग यही कहते हैं कि बस अगले प्रधानमंत्री योगी जी बन जाए। नहीं, उसका रीजन है। रीजन ये है कि योगी जी काम ऐसा कर रहे हैं सनातन के लिए, हिंदू धर्म के लिए। आज माननीय योगी जी हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, इनकी वजह से सनातन जिंदा है। हिंदू धर्म आजादी के साथ भारतवर्ष में रह रहा है। अगर ये हमारे 3 नेता ना होते तो बांग्लादेश हो जाता। क्या बात है। तो इसलिए जनता लाइक कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर व्यक्तिगत सकते। तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं, एक पार्टी के कार्यकर्ता न होते हुए व्यक्तिगत तौर पे, तो आपकी क्या इच्छा है? अगर पार्टी भी मतलब एक समझिए कि आप एक आम आदमी हैं जी। और एक आम आदमी होते हुए क्या आप चाहते हैं कि योगी जी अगले प्रधानमंत्री बने व्यक्तिगत तौर पे? नहीं, व्यक्तिगत तौर पे तो योगी जी का काम जो है वो सराहनीय है, तो केंद्रीय नेतृत्व बना भी सकता आप है। पब्लिक के विचारों से सहमत हैं हाँ, क्यों नहीं? जो सोशल मीडिया पे आती बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है। पब्लिक अगर कोई डिमांड कर रही है तो स्वाभाविक है, कुछ अच्छा समझ के कर रही है। आपके नजर में सबसे ईमानदार नेता कौन है? हमारे नजर में सबसे ईमानदार आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी में संगठन के सारे लीडर हैं। हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं। इन लोगों पे आज तक किसी चीज का कोई दाग नहीं, किसी चीज का कोई दाग कोई नहीं? दाग नहीं, बेदाग है। मोदी जी और योगी जी पर्सनली भी कोई सरकार का सपोर्ट नहीं लेते हैं, कोई बस जनता के लिए करते जनता हैं। के लिए काम योगी जी करते की बहन आज भी चाय बेचती हैं। है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना कि ये लोग बिल्कुल बेदाग हैं, न ये परिवार देखते हैं। हमें याद है कोविड चल रहा था, जी। माननीय योगी जी के परिवार में निधन हो गया था, वो वहां भी नहीं गए थे, जनता की सेवा में लगे हुए थे। ऐसा मुख्यमंत्री किसी को नहीं मिलेगा। उस समय उनकी तुलना राम जी से की गई थी कि जब राम जी का वनवास हुआ था और उनके पिताजी का निधन हो गया था, वो नहीं जा पाए। बिल्कुल। आपका एक एनजीओ भी है, भारतीय जन समस्या निवारण मंच करके। जी, ये गैर राजनीतिक संगठन है। अच्छा। मैं इसको बनाकर इसके जरिए जनता की सेवा करता हूँ और जो भी मेरे से बन सकता है, गरीब लड़कियों की शादी कराना, कोई बीमार है उसकी सहायता करना, मैं अपने एनजीओ से फंड इकट्ठा करके उन लोगों की मदद करता हूँ। यह है एनजीओ का वो। 22 सितंबर 2024 को आप गोंडा में किसी कार्यक्रम में थे और उस समय आपके ऊपर हमला किया गया था। ये हमने न्यूज में सुना था और पढ़ा भी था कि भाजपा के नेता के कार्यक्रम ऊपर। क्या, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा था। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा था। अभियान चल रहा था जी। तो मैं मेहनोन विधानसभा है हमारे यहाँ एक 295, मैं उसी विधानसभा के क्षेत्र में जाकर सदस्य बना रहा था। कम से कम 350 सदस्य मैंने बनाया और मैं वापस आ रहा था। तो मेरे साथ कुछ लोग थे, उन लोगों को दिन भर कुछ खाए पिए नहीं थे, तो मैं गोंडा शहर के अंदर एक टामसन चौराहा है, वहां पे हम लोग रुक गए।
तो पहले से मेरे पीछे 2 गाड़ियां लगी हुई थी, पहले से आपके पीछे 2 गाड़ियां 2 लगी हुई। गाड़ियां लगी हुई थी, तो हमें एहसास नहीं हुआ, इसलिए कभी कोई ऐसी चीज हुई नहीं। तो ये हुआ कि जैसे हम लोग रुके तो फिर आगे से एक स्विफ्ट आके रुकी, आपकी गाड़ी के आगे एक आगे स्विफ्ट एक आके स्विफ्ट रुकी। आके रुकी और इसमें से 2 लोग उतरे और वो गालियों से मेरा संबोधन किया। आपके पीछे 2 गाड़ियां चल रही थी और चलते चलते अचानक आपकी गाड़ी के आगे एक स्विफ्ट आती है, वो रुकती है हाँ, और उसमें से 2 लोग उतर के गालियां देना शुरू कर देते हैं। गालियां देना शुरू करते हैं। फिर क्या होता है? तो जब गालियां देना शुरू करते हैं तो मैं खड़ा रहा, वहां पे उतर गया था। तो ये हुआ कि भाई साहब गाली क्यों दे रहे हो? जी। तो उन्होंने क्या कहा कि क्या आप मेहनोन विधानसभा में जाके टी पार्टी करोगे? मतलब मैं जब क्षेत्र में जाता हूँ तो एक नाम दे दिया था मैंने, चाय पे चर्चा, इसलिए कि कोई चुनाव तो चल नहीं रहा है। तो मैं 10 लोगों के पास जब जाता था तो हमने एक वो बना दिया था टाइटल कि हम लोग क्षेत्र में जब निकलेंगे तो चाय पे चर्चा करेंगे, चाय पे चर्चा चाय करेंगे। पियेंगे और 10 लोग बैठ के इकट्ठा हम माननीय भारतीय जनता पार्टी की को बताएंगे, वहां संगठन के बारे में बताएंगे, जो बीजेपी जनता के लिए कर रही है, जो जनता नहीं जान रही है, जो सुविधाएं हैं वो बताएगी, हमारे लोग बताएंगे, हम लोग बता रहे थे वहां। यही नाम दिया मैंने। तो मैं 2-3 महीने गया तो वो लोग जो थे उन लोगों को ये राज नहीं आया, रास आए उनको कि ये क्षेत्र में आए, तो उन्होंने यही वर्ड बोल के गाली दिया मुझे। मैंने कहा कि भाई हम बीजेपी के हैं, बीजेपी की सदस्यता करा रहे हैं, उसमें कौन सा गुनाह कर दिया? तो उन्होंने काफी गालियां दिया और उसके बाद फिर ये हुआ कि पीछे से एक सफारी और आती है उनके, वो एक गाड़ी आगे लग गई, एक गाड़ी पीछे लग गई, घेर लिया गया। घेर लिए। आप लोग कितनी गाड़ियों से थे? हम सिर्फ एक गाड़ी से थे। आप सिर्फ एक गाड़ी से थे। घेर कितने लिए, लोग थे उसमें आपके साथ में? 3 लोग बाप रे! और वहाँ 2 गाड़ियों से घेर लिया गया घेर 3 लिए लोग। और मेरी फॉर्च्यूनर का सब, हम गाड़ी के अंदर चले गए, गाड़ी तोड़े, हैंडल तोड़ दिए, शीशा तोड़ने का प्रयास किए कि कैसे भी इनको जान से मार दिया जाए, जान से मारने की अब गाड़ी के अंदर चले गए तो गाड़ी के ऊपर से हमले किए गए। हमले किए गए, उसका गाड़ी का गेट तोड़ने का प्रयास किया गया, हैंडल निकल गया। क्या उनके पास हॉकी स्टिक वगैरह भी थे? वो सब असलहे लिए थे, हमारे अच्छा, पास भी असलहे असलहे वगैरह। गनर थे, लेकिन मैंने उन लोगों को रोक दिया। हमने कहा देखो झगड़ा करना हमारा कर्तव्य नहीं बनता है, हम झगड़े को बचाए। नहीं तो फिर गोलीबारी ही होती हाँ, सिर्फ। मैंने कहा अवॉइड करो, इसलिए कि जिले के लोग हैं, सब जानने वाले हैं, और भला इनको नहीं राज आया तो कोई बात नहीं। हम लोग गाड़ी में बैठ गए। उसके बाद मैंने कोशिश किया कि गाड़ी हटाए वहां से, कैसे भी करके मैंने गाड़ी वहां से निकाल लिया आगे पीछे करके। लेकिन ये लोग गाड़ी जाने नहीं दे रहे जाने थे, ये नहीं लोग दे रहे थे, शालीनता से माने गाड़ी नहीं। के आगे सब खड़े हो गए, फूंक दो, मार दो, गोली मार दो, ये क्षेत्र में जाएंगे, इस तरीके से। आपको कोई शक हुआ किसने करवाया होगा? हाँ, मुकदमा भी मैंने करा पहले, उसके बाद मेरे ही ऊपर 307 का मुकदमा लगवा दिया गया। अच्छा, ये हमला होने के बाद आप ही के ऊपर 307 मेरे का मुकदमा ऊपर ही लगवा दिया उसी गया। दिन रात में मुकदमा भी लिखवा दिया गया कि जिससे हम कुछ बोल ना सके। पूरा पॉलिटिक्स खेला गया। पूरी तरीके से राजनीति हुई मेरे साथ, मुझे रोकने का प्रयास किया गया, मेरा विरोध किया गया। लेकिन कहावत है ना, जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई, जिसके साथ मां वैष्णो चलती है उसका कोई कुछ नहीं कर पाता। मुकदमा लिखा गया, 3 दिन बाद जिन्होंने मुकदमा लिखाया था उनके खिलाफ मुकदमा मेरी तरफ से लिखा गया। वहां की प्रशासन बहुत अच्छी थी, उसने जांच किया, जांच में पाया गया कि मैं बिल्कुल दोषी नहीं था, वो लोग दोषी थे। प्रशासन ने सही जांच की। सही जांच करके प्रशासन का मैं धन्यवाद दूंगा, जो वो सच्चाई सामने लाके मेरी धाराओं को कम किया, 307 हटाया, 504, 506 खाली रखा और उनके ऊपर मुकदमा लिखा। उन लोगों को दंड मिला, दोषियों को? नहीं, उनके ऊपर भी 504, 506, कोई ऐसी मारपीट हुई नहीं थी, गाड़ी घोड़ा तोड़े फोड़े थे तो उसमें कोई धारा बनती नहीं है। और मैंने कोई प्रेशर किया नहीं प्रशासन के ऊपर,
इसलिए कि मैं सच्चाई पे रहता हूँ। लेकिन 504 तो आपके ऊपर भी लगा और हाँ, 504 उनके ऊपर भी लगा, 504 लेकिन 506। हमला तो उन लोगों ने किया था ना। तो लेकिन वो होता क्या है कि उनके ऊपर बड़े राजनीतिक का हाथ था। किसका हाथ हो सकता है जो इस समय आपके खिलाफ? ऐसे कौन सी कोई पार्टी तो ऐसी एक्टिव ही नहीं है। नहीं, पार्टी के ही लोग थे, भाजपा के लोग थे। भाजपा के लोग थे, लेकिन मैं उनको भी बुरा नहीं कहूंगा, इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी की खुद के पार्टी के लोग ने ही ऐसा किया। ऐसा किया, लेकिन मैं उनको गलत नहीं कहूँ, जरा सा भी नहीं कह सकता हूँ। उसका रीजन है कि हो सकता है उनको बहला फुसला दिया गया हो, मेरे खिलाफ उनको भर दिया गया हो, तो उसमें मैं भाजपा का विरोध नहीं कर सकता हूँ, इसलिए भाजपा मेरा घर है। नहीं, मैं पार्टी के विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो पार्टी के विधायक ही रहे हो। पार्टी के विधायक हाँ, थे। पार्टी के विधायक थे, जिन्होंने जाके थाने में मुकदमा लिखवाया मेरे खिलाफ। थाने में स्वयं गए, बैठे थे 4 घंटे। तो इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं रहा, क्योंकि आप भी उसी पार्टी के, वो भी उसी पार्टी के, तो फिर पार्टी के ही सदस्य के ऊपर, जो कि वो विधायक है, पार्टी के सदस्य के ऊपर ही ऐसे हमले क्यों करवाए उन्होंने? अब ईश्वर जाने उनके मन में क्या भावना कभी थी। आपने चर्चा की उनसे? कभी आपने नहीं, मिलने की मैं कभी कोशिश नहीं की? मिला। जो आदमी मेरे ऊपर मुकदमा लिखवा सकता है एक पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर, उससे क्या मिलने जाए? चाहे चाय में जहर डाल के पिला दे तो क्या तो करेंगे? अनावश्यक आपके ऊपर हमला कराया गया। आप नाजायज हमला कराया गया और दबाव बनाया गया कि आप गूंडा मत आइए। ये हुआ मेरे जैसे साथ। एक होता है कि एक ही परिवार में लोग अलग मत के हो जाते हैं, इस प्रकार की चीजें हुई। बस। अभी तत्काल में योगी जी हैं और 2027 में अखिलेश यादव भी बहुत तैयारियां कर रहे हैं बिल्कुल। कि 2027 के लिए वो इतनी तैयारियां कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से कह रहे हैं कि 2027 में अब हम दिखाएंगे, हम आएंगे। प्रयास करना हर इंसान का कर्तव्य है, वो कर रहे हैं। उनकी पार्टी में जो भी हैं, हमारे समझ से 2-4% हिंदू होंगे अब, ओ, और टोटल अल्पसंख्यक है आज के डेट में उनके साथ। तो वो चुनाव क्या लड़ेंगे? एक और सवाल आता है कि जिसके साथ जाति हो जाते हैं, जिसके साथ ब्राह्मण हो जाते हैं जिस पार्टी के सपोर्ट में, वो पार्टी चुनाव जीत जाती है। ये सवाल मैंने लोगों से अक्सर सुना है। नहीं, ये सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान ब्राह्मण का होता है। जिसके साथ रहती है वो सरकार बना लेता है। जिसके साथ रहती है वो सरकार बना लेता है। ब्राह्मण जिसके साथ चला गया, जी। और ब्राह्मण बीजेपी के अलावा किसी के साथ जा नहीं सकता है, इसलिए कि सबसे ज्यादा सुरक्षा ब्राह्मण को भारतीय जनता पार्टी दे रखी है। आज के डेट में अगर कोई सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से। आज हमारी बहन बेटियां घर से निकल पाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से। तो इससे ज्यादा सुरक्षा कौन दे सकता है? तो किसी के साथ क्यों जाएगा? जाना होता तो मिल्कीपुर चले ना गए होते। दिल्ली की जनता जो है, कभी केजरीवाल को पसंद करती थी? क्योंकि केजरीवाल ने जो बिजली फ्री दिया और जो महिलाओं को बस फ्री किया, मैं दिल्ली रह के भी आया, तो मैंने इन चीज़ों को अनुभव किया। दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली फ्री थी। तो क्या इन चीज़ों से दिल्ली की जनता को कोई खास फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। 200 यूनिट बिजली फ्री होने से? कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने देख लिया ना 200 यूनिट है क्या। ये तो एक कहावत है ना, जैसे गांव में बच्चों को, जब बच्चे रोते हैं तो झुंझुना पकड़ा दो, लो बेटा। तो केजरीवाल ने झुंझुना पकड़ा दिया। 1 साल देखा, 1 टर्म देखा, 2 टर्म देखा, 10 साल तक उनको देख देख के थक गए। वो दारू मोहल्ले मोहल्ले में बिकने लगा दिल्ली में। हर स्कूल के बगल में दारू की दुकान है, हर मंदिर के बगल में दारू की दुकान है। लोग दिल्ली में नशेड़ी होने लगे। अब आप इससे ज्यादा क्या करेंगे? जनता के समझ में आ गया। 24 घंटे झूठ का फूल खिला रहे हैं बड़ा बड़ा वो। तो कब तक जनता, पढ़ी लिखी जनता है। भारतीय जनता पार्टी जो वहां पे सरकार बना रही है वो जनता के ही जरिए। तो इन्होंने, हमें याद है केजरीवाल ने कहा था
किसी सभा में कि अगर हम दोषी हैं तो मुझे वोट मत दीजिएगा, और अगर हम दोषी नहीं हैं तो वोट मुझे कीजिएगा। तो जनता ने ये फैसला सुना दिया, जनता ने दोषी सिद्ध कर दिया। तो अब उनको तो राजनीति नहीं करना चाहिए, अब उनको जाके कहीं संन्यास लेना चाहिए। इसलिए कि उन्होंने स्वयं कहा था कि जनता अगर दोषी ठहरा देगी वोट नहीं देगी तो हम मान लेंगे अपने आप को दोषी हैं। तो अब तो हो सकता है कि कहे कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई हो। वो तो मैंने क्या कहा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, केजरीवाल, ये सब यही लिए गा रहे हैं। जब ये जीत जाएंगे, जहां कांग्रेस की सरकार होगी वहां ईवीएम खराब नहीं होगा, जहां बीजेपी की सरकार बनेगी वहां ईवीएम खराब होगा। ईवीएम वोट बदल देता है। आज तक कोई साबित कर पाया? वे कहने से कुछ होता है? ऐसे चिल्लाते रहते हैं। जो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ उसको क्या पता कि जनता कैसे झेल रही है। माननीय राहुल गांधी जी को ले लीजिए, वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। उनको किसानों के बारे में क्या पता? आलू मशीन में पैदा कर रहे हैं, वो जिलेबी मशीन में पैदा कर रहे हैं, तो वो क्या राजनीति करेंगे? राजनीति नहीं कर सकते। और हमारे संगठन के लोग जमीन से जुड़े हुए हैं। आरएसएस गांव गांव, घर घर मिट्टी छानता है, तब वो अपने संगठन के लिए एक एक आदमी जोड़ के बूंद बूंद खड़ा भर के तब उसने संगठन खड़ा किया है। उसको पता है कि गरीबी कैसे होती है, लोग कष्ट कैसे झेलते हैं। इनको क्या पता किसी को? आप बताइए, इनको किसी को पता है? ये तो नेपोटिज्म वाला हाल हो गया। बस जैसे बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत कहा जाता है, तो पॉलिटिक्स में कितना नेपोटिज्म है? अब जान लीजिए कि कहना क्या है, हम लोगों के दल को छोड़ के और सब उसी के हिसाब से है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के तो सब उसी में है, जितनी पार्टियां हैं सब उसी में वाली हैं। टोटल सब उसी में है। कोई मतलब ही नहीं किसी का, ना सर है ना पैर है, केवल जुबान है। बस जुबान से बोलते हैं, सुबह बोलते हैं, शाम को भूल जाते हैं कल मैंने क्या बोला था। सुनने में आता है कि जब माननीय मायावती जी जब सरकार में थी, जब उनकी सरकार थी, तो कानून व्यवस्था बहुत टाइट थी। आप तो मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन आप उस समय में देखा है, आपने आंखों देखी, तो उनके कार्यकाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कार्यकाल तो ठीक ठाक था उनका, लेकिन ठीक कार्यकाल था, जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। और जब जो सरकार जनता के लिए नहीं करेगी, वो सरकार एक बार माननीय सतीश मिश्रा जी उनके साथ चले गए, लगा ब्राह्मणों को कि ये हमारे मसीहा बनेंगे, वो भी उसी में ढल गए। बहन जी के ब्राह्मणों को ले जाके बेच लिया उन्होंने। ब्राह्मण एक बार उनके साथ आ गए, सरकार बन गई। उसके बाद सरकार बनने के बाद क्या वर्ड था उनका, वो क्या बोले हम, जो वर्ड था, तो उसके बाद हमारे ब्राह्मण भाइयों को पता चल गया कि ये कैसी हैं, और जनता को भी पता चल गया। दोबारा आज की डेट में एक सांसद उनके नहीं होते हैं। क्या शब्द थे उनके जो आप नहीं बताना चाह रहे हैं? अरे, क्योंकि उन्होंने मीडिया में बोला होगा तो पब्लिश तो होगा ही। नहीं, मीडिया में बोला था, यही क्या बोलते हैं उसको, तिलक तराजू और तलवार, ब्राह्मणों को मारो जूता चार। ये माननीय मायावती जी ने बोला था? मायावती जी का वर्ड था, ये मीडिया में भी आया है। तिलक तराजू और तलवार, ब्राह्मणों को मारो जूता चार। उसके बाद जूता मार दिया ब्राह्मणों ने उनको। उन्होंने ही कहा जूता मारो,
तो मार दिया। ये तो वही वाली बात घूम फिर के आ गई कि ब्राह्मण जिसके साथ है उसकी सरकार बन बस जाएगी। और आज तक ब्राह्मण हमेशा एक सच्चाई के साथ ही रहे हैं। हमेशा। तो ब्राह्मण अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो आजीवन रहेगा। अब वो एकदम जाग चुके हैं कि हमारा कोई नहीं है, हमारा कुछ है तो ब्राह्मण का भारतीय जनता पार्टी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, वो तो उनको तो संत कहा जाता है और वो अपने परिवार से भी कोई मतलब नहीं रखते कोई खास, वो भी योगी जी की ही तरह ही है। लेकिन बहुत सारे लोग टिप्पणियां करते हैं। मैंने एक संसद भवन का भी वीडियो देखा था। लोग कह रहे थे कि कोई एक नेता थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने बोला कि 10 लाख का सूट पहनते हैं और बोलते हैं कि मैं संत हूँ। देखिए, पहनावे से और संत का क्या लेना देना। संत कोई भी होगा, कई प्रकार के होते हैं। एक नागा साधु होते हैं, एक संत होते हैं, और माननीय मोदी जी मन के संत हैं, तन के संत हैं। वो ऐसे संत हैं जो उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, बस केवल वो जीते हैं तो अपने देशवासियों के लिए। केवल वो संत देशवासियों के लिए बने हैं। उन्होंने अपना परिवार त्याग दिया खाली देश के लिए। उससे बड़ा संत कौन है। एक नागा साधु है, वो भी अपने परिवार के बारे में सोचता है। एक कोई महात्मा है तो वो भी परिवार को लेकर चलता है, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। अभी 1 महीने पहले की बात है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के भाई प्रहलाद मोदी की बेटी आई थी लखनऊ में, मेरी मुलाकात हुई। मैंने ऐसे चर्चा किया, बात किया उससे, तो वो थे, उनके दामाद थे प्रहलाद मोदी जी के। उन लोगों ने कहा कि हम लोग ये नहीं जानते हैं कि प्रधानमंत्री हम लोगों के लिए कभी कुछ करेंगे हो या किए। बहुत बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात है। एक नॉर्मल प्रधानमंत्री की बेटी समझ लो, उनके भाई की बेटी उनकी बेटी हुई, नॉर्मल लखनऊ शहर में एक आम जनता की तरीके से घूम रहे थे। यहाँ तो कोई एक छोटा सा नेता बन जाता है तो अरे विधायक बन गया तो उसके खानदान वाले, गांव जवार अगल बगल वाले विधायक का पास लगवा लेते हैं, कहते हैं हमारे तो चाचा विधायक हैं, विधायक जी की गाड़ी है। और एक प्रधानमंत्री की बेटी एक आम जनता की तरीके से हम लोगों से मिल रही थी और आम छोटी सी गाड़ी से चल के आई थी। तो उस संत की जगह कोई नहीं ले सकता। ये बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ा संत कौन है। रही बात कपड़े की, आदमी को अपने हिसाब से होना चाहिए, जिसको जो पसंद हो। राहुल गांधी भी 40,000 की टी शर्ट पहनते हैं, 40,000 की टी शर्ट पहनते हैं, तो क्या वो इंसान नहीं है। 40,000 की टी शर्ट पहन लिए। और किसी ने देखा है क्या कि मोदी जी का कुर्ता 10 लाख का है। कहने से क्या होता है, कहने के लिए तो देखिए, ये राजनीति है और ये कोई और नहीं कहता है, ये झूठे जुमले वाले पार्टी के लोग कहते हैं, जो दिन रात झूठ बोलते हैं। मोदी जी की जगह अगर कोई ले पाता तो फिर आज मोदी जी की जगह पे होता। ना कोई ले पाया है। हमें तो उम्मीद है हमारी पीढ़ी में भी कोई नहीं ले पाएगा उनकी जगह, जो उनकी जगह है। मोदी जी की जगह कोई नहीं ले पाएगा। लोग बस आम जनता की तो यही तुलना है कि मोदी जी के बाद अगले प्रधानमंत्री, मतलब आम जनता की मांग है कि अगले प्रधानमंत्री माननीय योगी जी ही हो। भाई वो केंद्रीय नेतृत्व तय कर देगा तो वही बनेंगे। जो केंद्रीय नेतृत्व माननीय मोहन भागवत जी आरएसएस के मुखिया हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होंगे वही तय करते हैं। जो बैठक में होता है वो होता है, किसी को कौन बनाएगा क्या बनेगा, और सारी चीजें किस्मत पे है। हर चीज ईश्वर की लेखनी में लिखी हुई है। हम कई साल से प्रयास कर रहे हैं चुनाव लड़ने का, ईश्वर की मर्जी नहीं है। बहुत लोग हमसे कहे पार्टी छोड़ दो, हमारी पार्टी में आ जाओ, हम टिकट दे देंगे। मैंने कहा नहीं,
जब लिखा होगा तो यहीं से आ जाएगा। कभी आपके पास समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट ऑफर आया बिल्कुल कि हम टिकट दे रहे हैं, हमारी पार्टी में आ जाइए आप? बिल्कुल, अभी भी बात हुई थी, आज भी मेरी बात किसी से हुई, उन्होंने कहा कि पार्टी हमारी ज्वाइन कर लो, मैं कोशिश करूंगा टिकट देने की। तो मैं दल नहीं छोड़ सकता हूँ। अब ब्राह्मणों को अपने दल में लेने का प्रयास कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की लेकिन कोशिश कोई है। जाएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। कोई नहीं जाएगा। हिंदू, हमें उम्मीद है इस वक्त केवल एक पार्टी को जानता है, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कोई नहीं जाएगा। अगर जाना होता तो अभी उपचुनाव हुआ था, फिर दिल्ली बहुत बड़ा प्रमाण है, दिल्ली का चुनाव बहुत बड़ा प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन रहना चाहता है। अब सब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहते हैं। आने वाला 2027 में या 29 में जब भी चुनाव होगा तो माननीय अखिलेश यादव को यह एहसास हो जाएगा कि हमारे पिताजी ने जो राम जन्मभूमि पे गोलियां कार सेवकों पे चलवाई थी, उसकी सजा अब की बार सबसे अच्छी मिली है। 20 सीट पा जाएंगे तो बहुत बड़ी बात। 20 सीट भी नहीं मिली। माननीय योगी जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे व्यक्तित्व हैं आपके नजर में वो? मैंने बताया तो था अभी आपको पहले भी कि उनसे अच्छा हमारे भारतवर्ष में कोई नहीं है। अभी भी मोदी योगी की तुलना कोई नहीं ले सकता है, न जगह ले सकता है, कुछ नहीं। मैंने कहा ना कि कोविड चल रहा था, उनके घर में डेथ हो गई, जहां तक उनके पिताजी की हुई थी, और वो हमारी जनता को छोड़ के अपने पिताजी के दाह संस्कार में। कौन करेगा त्याग? हम आप नहीं कर पाएंगे। सारा काम छोड़ के हम विदेश में होंगे तो चले आएंगे, लेकिन अपनी जनता को छोड़ के तो नहीं गए ना। वो त्याग करने वाले आदमी संत है। एक वो भी संत है ना, 300 रुपए का कुर्ता पहनते हैं, उसकी टिप्पणी तो कोई नहीं करता है। ये 300 रुपए का कुर्ता पहने रहते हैं भगवान, मोदी जी की तुलना कर लेते हैं। पहनावा तो एक वस्त्र है, किसको क्या पसंद है उस पर टिप्पणी करना ही नहीं चाहिए किसी को। तो योगी जी का तुलना कोई नहीं कर सकता है। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी पार्टी को भी शुभकामनाएं। जो भारतीय जनता पार्टी जीती है, ये जो विजय हासिल किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और आपको मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा हमारे चैनल की तरफ से कि 2027 में आपको जरूर टिकट मिले, पार्टी आपको टिकट दे और आप बहुत कुछ जनता के लिए कर पाए, क्योंकि आप बहुत अच्छे समाज सेवी हैं और आपकी विचारधारा आपकी बहुत अच्छी है कि जिन लोगों ने आपके ऊपर हमले किए, आपने उन लोगों को भी कुछ नहीं बोला, आपने ना कोई प्रेशर से कोई धाराएं लगवाई। तो ये विचारधाराएं किसी एक संत की ही हो सकती हैं। एक प्रकार से आप भी एक संत ही हैं और मुझे लगता है कि जो स्थितियां चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो भी हैं, जो भी लोग आरएसएस में हैं, वो हर कोई एक संत ही है। 100% सब संत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कीमती समय देने के लिए हमारे चैनल को। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को शुभकामनाएं दे दीजिए एक बार कैमरे पे। क्या नाम है चैनल? इस्माइल विद आयुष। इस्माइल विद आयुष चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं उनका स्वागत करता हूं जो इन्होंने आज मुझे इस काबिल समझा, जो इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। धन्यवाद। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।